आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा चल रही है। पुरी और अहमदाबाद समेत कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की सवारी निकल रही है। भव्य तस्वीरें, वीडियोस आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इन परंपराओं को मानते आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक दिन ऐसा आए कि हिंदुओं की आस्था की ये परंपराएं बंद कर दी जाए, हिंदुओं को रथ यात्रा निकालने से रोक दिया जाए, हिंदुओं की रथ यात्राओं पर रोक लगा दी जाए, तो क्या होगा? ये भारत में तब तक संभव नहीं जब तक ये देश है। लेकिन जिस दिन वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं बहुसंख्यक, क्या ये हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है? क्योंकि अब हम आपको वहीं की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की जैसे हर रोज एक परीक्षा हो रही है। उनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो हिंदू है। वो माथे पर टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, और यही इस्लामिक कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर हर हिंदू को आक्रोश भी आएगा, दुखी भी होगा। जिहादियों के बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है। यहाँ एक मंदिर के अंदर रखी मूर्तियां ऐसे ही एक जमीन पर पड़ी हुई हैं। ये मूर्तियां आज ट्रेंड कर रही हैं। ये माँ दुर्गा और माँ काली की मूर्तियां हैं, जो मंदिर को तोड़े जाने के बाद ऐसे ही लावारिस जमीन पर पड़ी हुई हैं। बांग्लादेश की यही हकीकत है। और सबसे ज्यादा दुख करने वाली बात यह है कि बुलडोजर से ही इन मूर्तियों को वहां से तोड़ा गया है, खंडित किया गया है। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ढाका के खिलखेत इलाके में एक दुर्गा मंदिर ढहा दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पूरे हिंदू समुदाय में आक्रोश है। आरोप लग रहा है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बनाया गया है। हिंदू लगातार मंदिर को गिराने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस वहां पर और उनकी पुलिस के आगे जो हिंदू थे वो संख्या बल में कम पड़ गए, और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। आप देख सकते हैं कि हिंदू महिला अपने इस मंदिर को बचाने के लिए इस बुलडोजर के आगे लेट गई है। हिंदू महिला लगातार मंदिर को गिराने आए जत्थे को चुनौती दे रही थी। ये महिला लेट गई जमीन पर बुलडोजर को रोकने के लिए। ये महिला ये कहते हुए लेट गई कि बुलडोजर को मंदिर गिराना है तो उसके ऊपर से होकर जाएगा, लेकिन इस महिला को बांग्लादेश की पुलिस ने हटा दिया। जब ये दस्ता उनको पकड़ के वहां से खींच कर निकाला गया, देखिए जब ये दस्ता मंदिर गिराने के लिए पहुंचा तो महिला ने वहां भी इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देखिए कैसे महिला पुलिस इस हिंदू महिला को खींच कर ले जा रही है, उसे वहां से हटाया जा रहा है। हिंदू तो पहले ही बांग्लादेश में संख्या बल में कम थे, और जब इन हिंदुओं को भी वहां से हटा दिया गया तो फिर बुलडोजर ने मंदिर ढा दिया। इस मंदिर का ढहाने का ऑर्डर ढाका के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने दिए थे। पूर्वांचल आर्मी कैंप में बने इस मंदिर को गिरा दिया गया। बांग्लादेश में ये कहना सबसे आसान हो गया कि हिंदुओं ने जमीनें कब्जा करके मंदिर बनाए हैं, इस मंदिर का तो पता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में कई मंदिर तब से मौजूद है जब इन कट्टरपंथियों के पूर्वज भी शायद हिंदू ही थे। बात बात में जो टूलकिट ये कहता है, आपने सुना ही होगा, हमेशा बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। बात बात में जो टूलकिट ये कहता है कि इस्लाम खतरे में है, जो गाजा दिखाता है, फिलिस्तीन जिन्हें दिखता है, जिसे ईरान दिखता है, उस टूलकिट को बांग्लादेश क्यों नहीं दिखता? इन एजेंडाबाज लोगों को बांग्लादेश के हिंदू क्यों नहीं दिखते? उन्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि मोहम्मद यूनुस का प्रशासन जिहादियों के हाथ एक तरह से आगे बढ़ रहा है, और उनके साथ मिलकर बांग्लादेश से हिंदुओं की जो एथनिक क्लेंजिंग है धर्म के आधार पर, वो कर रहा है। बांग्लादेश के जिहादी हिंदुओं के सफाई की कस्में खा रहे हैं खुल खुल कर। इन बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द दुनिया को क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन जरा आप तो महसूस कीजिए, एक मंदिर के टूटने के बाद कैसे एक महिला रो रो कर बता रही है कि क्या हुआ। ध्यान से सुनिए। आंसू भी है, दर्द भी है। मंदिर तोड़े जाने की इस घटना के बाद बांग्लादेश के हिंदू गुस्से में हैं, वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है, लेकिन वो आक्रोश कहाँ है जो होना चाहिए? क्योंकि पिछले करीब 1 साल से ये बांग्लादेश में यही चल रहा है। 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से लगातार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय इन कट्टरपंथी तत्वों के निशाने पर है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा हिंदुओं को उनके घरों में आग लगा दी गई, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं।
ये जिहादी हिंदुओं के 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ चुके हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े मंदिरों के नाम आपको बताते हैं। सुनामगंज का लोकनाथ मंदिर, कई शहरों के इस्कॉन, काली मंदिर चटगांव, उनके 3 हिंदू मंदिर, और अब ढाका का ये दुर्गा मंदिर। अब इस मंदिर के तोड़े जाने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं और उनके मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkit, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use allowing, and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. बांग्लादेश में अब हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए इस्लामिक जिहादियों ने नया तरीका अपनाया। अब वो हिंदुओं पर ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा का झूठा आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें मारपीट करके उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ दिन पहले यही बांग्लादेश के एक इलाका है लाल मोनिरहाट, जहां पर यह सब कुछ हुआ। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है नरसुंदर दास। इन्हें इस्लामिक जिहादियों की भीड़ पीट रही है क्योंकि उन पर आरोप है कि इन्होंने फेसबुक पर एंटी इस्लामिस्ट पोस्ट लिखी। लेकिन ये बेचारे बुजुर्ग तो फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन इससे बांग्लादेश की जिहादी भीड़ को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो बस ये दिख रहा है कि ये हिंदू है, इस पर आरोप लगाओ, इस्लाम के खिलाफ बोलने का लगाओ, तो ये भी उन्हें पीटने लगे। इन्हें इस कट्टरपंथी भीड़ ने बुरी तरह से पीटा, उनके कपड़े फाड़ डाले। इन पिता पुत्र का नाम है परेशशील और विष्णुशील। ये भीड़ इस पिता पुत्र को पीटते हुए थाने लेकर गए। रास्ते में इन्हें बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। थाने में भी जब थानेदार ने इन आरोपियों को फांसी दिलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर ये भीड़ मानी है। मतलब जैसे वहां पर पुलिस वालों को भी भाषणबाजी करके भीड़ को समझाना पड़ता है, इतने उग्र वो हो चुके होते हैं। इसके बाद भी यहाँ ब्लास्फेमी के नाम पर फैलाया गया ये आक्रोश शांत नहीं हो रहा। इन दोनों हिंदू पिता पुत्रों को फांसी देकर, देखिए ये रैली निकली है इनके खिलाफ। इन दोनों हिंदू पिता पुत्रों को फांसी देने की मांग पर लगातार ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ऐसे शख्स को फांसी देने की बात हो रही है ब्लास्फेमी के नाम पर कि उसने ईश निंदा की फेसबुक पर, और फेसबुक पर उसका वो है ही नहीं। बड़ी बड़ी रैलियां वहां निकल रही हैं। लेकिन असल में हकीकत यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। वहाँ जब तक शेख हसीना थी तब भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन कार्रवाई होती थी, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं पर अंकुश रहता था। लेकिन जब से वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से उन्होंने ऐसे कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है जो अब खुलेआम भारत को धमका रहे हैं और गजवाए हिंद की धमकी दे रहे हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये गजवाए हिंद वाला वायरस तो बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान में भी है। वहां भी सारे जो जिहादी फौजी नेता आवाम सब गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, यानी कि वो दिन जब पूरे हिंदुस्तान पर इस्लामिक जिहादियों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान अपना हर युद्ध इसी कामना में लड़ता है। इस बार का 4 दिन का युद्ध भी पाकिस्तान इसी उम्मीद में लड़ा था, लेकिन हार गया। पाकिस्तान ने इस युद्ध का नाम अपनी तरफ से बुनियानुम मरसूस रखा था। 23 जून को पाकिस्तान में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जहां खुले मंच पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को बुलाया गया। भारत के साथ हुए युद्ध के नाम पर यह कार्यक्रम रखा गया और इसमें न सिर्फ आतंकी शामिल हुए बल्कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री और मीडिया के लोग भी इसमें मौजूद थे। आपको इनमें जो आतंकी दिख रहा है उसका नाम है कारी याकूब शेख। यह आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकी माना जाता है। बाकायदा उसे अमेरिका ने साल 2012 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। अब अपने अब्बा हुजूर जो इनके हैं अमेरिका, उनकी बात भी नहीं मानते हैं। उसने अपने आतंकी संगठन के इस्लामाबाद दफ्तर को चलाया है, चंदा इकट्ठा किया, धार्मिक मामलों की देखरेख की। उसका नाम भारत में 2013 के श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश से भी जुड़ा है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे।
सबूत के तौर पर हम आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। बगल वाले को तो आप पहचान ही रहे होंगे, जिसमें कारी यकूब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के नाम के साथ देखा जा रहा है। इस जमाने में हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमा करता था। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो सीधे हाफिज के बगल में बैठता है। देखिए ये शख्स। 8 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी थी तो लश्कर के मुरीद के हेडक्वार्टर में भी तबाही मची थी। कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के मारे गए आतंकियों की याद में नमाज़े जनाजा जो पढ़ी गई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हुए थे, और यहां बाकी आतंकियों के साथ कारी यकूब शेख शामिल हुआ था। तो पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाफिज के बगल में बैठने वाला, आतंकी के जनाजे पर सिर झुकाने वाला, और अब पाकिस्तान के बड़े बड़ों के साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बनाने वाला। मतलब कोई फर्क नहीं है, ना सेना, आतंकी, आम लोग, नेता जो वहां पर बनकर घूमते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकी एक ही है। यही नहीं, अब भारत के हमले के बाद पाकिस्तान भर में जिहादियों की रैलियां हो रही हैं। जैसी रैली हमने आपको बांग्लादेश में दिखाई, जिनमें खुलेआम भारत विरोधी बातें हो रही हैं, जिहाद करने की बात हो रही है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बात होती है। और ऐसी ही एक रैली में आतंकी कारी यकूब बाबा आपको दिख रहा है, अपने सरगना हाफिज सईद का ऑडियो सुना रहा है। कुख्यात ऑडियो जिसमें हाफिज सईद पानी के बदले सांस बंद करने की धमकी दे रहा है। और अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में पाकिस्तान का यह आतंकी दिख रहा है, उसमें पाकिस्तान के सूचना मंत्री, ध्यान से सुनिए, ये जो आतंकी जिसकी हमने बातें सुनाई आपको कि माओ से कह रहा है कि हर घर में जिहादी बना दो, जिहादी माहौल बना दो, वही शख्स पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तारड़, दूसरे सीनियर मिनिस्टर और मीडिया के कई जाने माने चेहरे के साथ दिख रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों, नेताओं, फौजियों का खुला कॉकटेल चल रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को मंच मिलता है, सम्मान मिलता है, सरकार के लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। इसीलिए तो भारत ये कहता है कि ये मुल्क आतंकवाद का पोषण करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ते जिहादी और कट्टरवादी सोच के बीच इस वक्त है। हम आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। गजवाए हिंद का जो एक परचम ऊंचा करने की कोशिश है, उसमें एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार मार के इससे पीटा जाता है और उसकी फांसी की मांग होती है, क्योंकि उस पर आरोप लगा दिया जाता है ब्लास्फेमी का, उस फेसबुक पर जिसका वो इस्तेमाल ही नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए, कहा जा रहा है कि माओ को बोला जा रहा है कि आप अपने घर में माहौल जिहादी बना दीजिए। सवाल यही है कि धर्म के नाम पर जो विष दोनों तरफ घोला जा रहा है, उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। एक ही सूत्र है जिसमें बांधने की कोशिश है, वो है गजवाए हिंद, यानी भारत पर शासन। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने आक्रामक अवतार से पाकिस्तान, चीन और तुर्की के होश उड़ा दिए थे। ये बात इन तमाम मुल्कों को याद रखना चाहिए। इन तीनों देशों को उम्मीद नहीं थी कि भारत पाकिस्तान में घुसकर इतने बड़े हमले कर देगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल पाकिस्तान पर हमला करना नहीं थी। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर देना। पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। तुर्की से ड्रोन, चीन से मिसाइल तक खरीदी पाकिस्तान ने, लेकिन उसका कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइलें भारत पर हमले के लिए उड़ी जरूर, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उनको नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के इन नाकाम हमलों ने दुनिया भर में उसकी बेइज्जती करा दी और भारत की सैन्य शक्ति का मान बढ़ा। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कई लेयर्स में तैयार किया, जिसकी वजह से चीन हो, तुर्की हो, पाकिस्तान, कोई भी हथियार युद्ध के दौरान इसे भेद ही नहीं पाया। भारत के इस हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके तहत भारत ने दुनिया को एक ऐसा पैटर्न दिया है जिसके तहत कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ काम करते हैं। जिस सुदर्शन चक्र की बात आपने खूब सुनी होगी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसे पैटर्न पर काम करता है जिसमें अलग अलग मिसाइलें, ड्रोन्स, हथियार, उनको मार गिराने के लिए अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं। इसमें हमारा सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। रशिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरी दुनिया को हैरान किया
और पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए भारत जल्द से जल्द अपनी बाकी बचे हुए S-400 को रशिया से मंगवाना चाहता है। अब अच्छी बात यह है कि चीन में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात रशिया के रक्षा मंत्री एंड्रे वोलोसोवा से हुई। इस मुलाकात में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर बातचीत हुई। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच S-400 बाकी बची खेप को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने और फाइटर जेट सुखोई 30 के अपग्रेडेशन पर बात हुई है, ताकि ये फाइटर जेट पहले से ज्यादा घातक बन सके। S-400 ने पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारतीय सीमाओं को सुरक्षा में काफी बड़ा योगदान दिया। इसी वजह से भारत चाहता है कि रशिया से डील के तहत जो हमारे कुछ बचे हुए, अभी तो है हमारे पास S-400, लेकिन जो परिस्थितियां चारों तरफ बन रही हैं, बाकी जो हमारी डील आनी है, हमारे पास जो बाकी खेप आनी है S-400 की, वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। साल 2018 में भारत ने रशिया के साथ 5 स्क्वाड्रन S-400 की डील साइन की थी। ये करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील थी। इस डील के तहत रशिया को साल 2023 तक 5 S-400 की डिलीवरी करनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को अभी तक केवल 3 स्क्वाड्रन ही मिल पाए, क्योंकि रशिया को खुद वहां पर जरूरत है। भारत ने अपने तीनों S-400 को पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमाओं पर तैनात कर दिया था। अनुमान है कि अगले 2 वर्षों में बाकी बचे दोनों स्क्वाड्रन भी भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। खबर यही है कि 2027 के पहले हमें बाकी बचे S-400 भी मिल जाएंगे। चाइना में भारत और रशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई वो S-400 की जल्दी डिलीवरी करवाने को लेकर ही है। आप सोचिए कि केवल 3 S-400 ने पाकिस्तान की साजिश के बुरी तरह से नाकाम कर दिया। अगर बाकी बचे 2 भी S-400 आ गए तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा, और जो भी खतरा हम पनपते हुए चारों तरफ देख रहे हैं देश के, उसके लिए हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी तक ये कहा जाता था कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के मिसाइली हमलों ने इसको नाकाम साबित कर दिया। आपने भी तस्वीरें देखी, भारत पाकिस्तान मतलब इजराइल में तेल अवीव हो, बीरशेबा हो, बहुत सारे ऐसे शहर थे जिसमें ईरान के धड़ाधड़ मिसाइलें गिरी जा रही थी, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध में S-400 होने पर भारत पर एक भी हमला सफल नहीं हुआ। इसीलिए आज आपको S-400 की शक्ति के बारे में भी जानना चाहिए। S-400 का पूरा नाम है सिस्टेमा 400 ट्रायम्फ। रशियन भाषा में सिस्टम को सिस्टेमा कहा जाता है। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की एक यूनिट है, जिसमें एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज होती हैं। S-400 की एक बैटरी में 9 सैन्य ट्रकों का पूरा बेड़ा होता है, 9 सैन्य ट्रकों का। इस बेड़े में शामिल हर ट्रक पर सैन्य उपकरण लगे होते हैं और इन उपकरणों का अपना अलग अलग रोल होता है और सारे एक साथ काम करते हैं, सिंक्रोनाइज। S-400 की एक बैटरी में एक लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, एक कमांड सेंटर, एक एंगेजमेंट रडार, 6 मिसाइल लॉन्चर्स और इसी के साथ साथ 128 मिसाइलें होती हैं। S-400 के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। इस तरह से एक बैटरी में शामिल सभी लॉन्चर्स में कुल मिलाकर 24 मिसाइलें एक साथ चलाई जा सकती हैं, 24 मिसाइलें, और दोबारा उनको लोड किया जाता है। तो इस तरह से एक S-400 में 2 बैटरीज यानी S-400 के 2 बेड़े शामिल होते हैं, जिसे एक स्क्वाड्रन कहा जाता है। भारत के पास इस वक्त कितनी है? 3 स्क्वाड्रन्स है, यानी अभी फिलहाल भारत के पास S-400 की 6 बैटरीज यानी 6 बेड़े मौजूद हैं। बाकी बचे दोनों स्क्वाड्रन आने के बाद भारत का एयर डिफेंस पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली होगा। खासियत ही इसकी यही है S-400 की। इसके रडार की रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर के अंदर अगर कोई मिसाइल भारत पर हमला करने आ रही है तो S-400 उसे मार गिराता है। S-400 एक बार में करीब 300 से ज्यादा टारगेट्स को पहचान कर उस पर हमला कर सकता है। S-400 आसमान में 98,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मिसाइल या फाइटर जेट को भी मार सकता है। S-400 स्टेल्थ तकनीक वाले फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स तक को निशाना बना सकता है। ये 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। कितना खतरनाक है S-400, जिसका हम आपको भारत पाकिस्तान के मैप के जरिए जरा समझाते हैं। मान लीजिए अगर
भारतीय सेना ने, ये मैप आ गया, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सीमा पर 3 से 4 S-400 तैनात कर दिए तो पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस पर भारत का कब्जा हो जाएगा। इसकी वजह है S-400 के रडार, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अब आप सोचिए कि इनकी वजह से पाकिस्तान ना फाइटर जेट उड़ा पाएगा, ना ही मिसाइल हमले कर पाएगा। पाकिस्तान ने भारत के अगले 4 दिन में ही सरेंडर कर दिया था। इसकी वजह यही है कि उसके हमले S-400 नाकाम कर रहा था। हमारे सारे हमले सटीक बैठ रहे थे और S-400 उनके हर ड्रोन, हर मिसाइल को तबाह कर रहा था। भारतीय सेना उनके सैन्य अड्डे तबाह करती रही। इसी वजह से उसने जंग लंबी न खींचने में ही अपनी भलाई समझ ली। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर में, जिसमें आपके देखने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए उससे भी ज्यादा। ये खबर हमारे देश में घोले जा रहे जातिवादी जहर से जुड़ी है, जो अब हमारे सामाजिक ढांचे को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। हमारे देश में एक बड़ी साजिश के तहत लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाता है। राजनीति में कहा जाता है कि धर्म की काट है जाति और जाति की काट है धर्म, यानी खेलते रहिए। यानी धर्म की राजनीति करने वालों को हराना है तो जाति की राजनीति करो, और जाति की राजनीति को हराना है तो धर्म में बांटो और राजनीति करो। हमारे देश के नेताओं के पास इसके अलावा कोई फॉर्मूला अभी तक दिखा नहीं है। नेताओं द्वारा बोए गए जहरीले विचार का बीज एक अंकुरित होकर पौधा बन गया है। हालात इतने खराब हो गए कि अब लोग देश को गौरवान्वित करने वालों की जाति देखकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री ली थी तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरवपूर्ण लम्हा था, क्षण था। पहली बार जब कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा था। पूरे देश को शुभांशु शुक्ला पर गर्व होना चाहिए कि उसकी मेहनत, काबिलियत, लगन भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहां से कहां ले गई है नई उपलब्धि में। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे देश में कुछ लोग शुभांशु शुक्ला पर गर्व करने के बजाय उसकी जाति सर्च कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि क्या अंतरिक्ष में जाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। भारत की ओर से अभी तक केवल 2 लोग अंतरिक्ष में जा पाए। उनमें से एक है राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इत्तेफाक से ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब बस इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा में रिजर्वेशन की बात शुरू कर दी। इन लोगों का दावा है कि अंतरिक्ष में केवल ब्राह्मणों को भेजा जाता है और यह अघोषित रिजर्वेशन की तरह है। 1984 में जब राकेश शर्मा गए थे तब कितने लोगों ने बताया था कि वो कौन से जाति से आते हैं। सोचिए, जिन लोगों को इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांगे लगा रहा है, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं और ये जहर सोशल मीडिया से फैला रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में रिजर्वेशन होना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग हैं, जिनमें से एक वो है जो ब्राह्मण अंतरिक्ष यात्री को देखकर चिढ़े हुए हैं, और दूसरे वो लोग जो शुभांशु शुक्ला के ब्राह्मण होने की वजह से ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल उठाया कि पिछले 75 वर्षों के इतिहास में इसरो 2 लोगों को अंतरिक्ष भेज पाया है और दोनों ब्राह्मण हैं। ना SC ST, ना OBC, ना मुस्लिम, सिर्फ ब्राह्मण। ठीक इसी तरह से कुछ लोग शुभांशु शुक्ला के ब्राह्मण होने की वजह से गौरवान्वित हो रहे हैं। ये लोग एक भारतीय के ISS पहुंचने पर खुश नहीं है, बल्कि ब्राह्मण के ISS पर पहुंचने से खुश है। हम आज इन लोगों को एक भारतीय शुभांशु शुक्ला का वो बयान सुनवाना चाहते हैं जिसमें शायद इन लोगों को याद आ जाए कि धर्म और जाति से पहले देश आता है। और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का, और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बस इतना याद रहना चाहिए। हमारे समाज में जातिगत भेदभाव का जहर घोलने का श्रेय नेताओं को जाता है। ये जहर किस हद तक समाज को खोखला बना चुका है, उदाहरण पहले भी हमने देखे हैं। पिछले साल कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप की वारदात हुई थी। उस वक्त कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इंटरनेट पर रेप पीड़ित महिला डॉक्टर की जाति खोजने की कोशिश की थी। इसी तरह से साल 2019 में हैदराबाद में एक डॉक्टर के रेप केस में भी कुछ इंटरनेट यूजर्स ने पीड़ित की जाति जाननी चाहिए थी। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश को किस तरह ले जाना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या हम जातियों के आधार पर बांटने वाला समाज चाहते हैं या समानता, समरूपता, बढ़ता हुआ भारत? सवाल यह भी है कि आखिर हम कब नेताओं की कठपुतली बनकर फूट डालो राज करो के धुन पर थिरकते रहेंगे? बंगाल समेत पूरे देश को झकझोर देने वाले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस को अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, तो वहीं से अगली खबर आ गई जिसने देश को झकझोर दिया। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ रेप की घटना पर हंगामा मच गया है। तीनों आरोपियों को कोलकाता पुलिस ने घटना रिपोर्ट होने के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है, लेकिन बीजेपी मामले के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा का संबंध टीएमसी से होने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक मोनोजीत टीएमसी छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य है। बीजेपी का दावा यह है कि कॉलेज में यह घटना तब हुई जब टीएमसी यूनियन रूम के पास पीड़ित छात्रा को बुलाया गया। मोनोजीत साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, पेशे से वकील है, जबकि दोनों अन्य आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय कॉलेज में ही पीड़ित छात्रा के सीनियर हैं। 25 जून को हुई इस घटना में 24 वर्षीय पीड़ित छात्रा का आरोप है कि उसने जब आरोपियों में से एक से शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसके साथ ये जघन्य वारदात हुई। पीड़ित छात्रा की शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने चुपचाप सब सहने के लिए यह कहकर मजबूर किया कि वो इस हैवानियत का वीडियो लीक कर देंगे। कल्पना कीजिए उसकी पीड़ा का। मैं आपको पीड़िता की शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखाना चाहती हूं। इसमें पीड़ित छात्रा ने लिखा है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश हुई। ये उसकी लिखी हुई कॉपी है जिसका उसने पूरी ताकत से विरोध किया। शिकायत में छात्रा ने लिखा है कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई कि मुझे जाने दो। मैंने उनसे यह भी कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं माने। उनकी जोर जबरदस्ती से मुझे पैनिक अटैक आ गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है कि उन्होंने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया और गार्ड भी असहाय था, गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसे हॉकी स्टिक से पीटने की कोशिश भी की गई। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने पीड़ित छात्रा पर यह दबाव बनाया कि वो टीएमसी स्टूडेंट यूनियन के साथ अपनी लॉयल्टी को साबित करे। यह खबर बहुत डराने वाली है, खतरनाक है, भयावह है। हालांकि टीएमसी के दावे के मुताबिक आरोपी मोनोजीत टीएमसी में जरूर था, लेकिन 2022 में उसका टीएमसी से नाता टूट गया था। सुनिए टीएमसी की दलील क्या है। এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি রেপ মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো শিক্ষা আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। आज आपको बताएंगे कि एक समय बढ़ती आबादी से डरने वाले भारत के लोग अब आबादी बढ़ाने से आखिर क्यों डर रहे हैं। भारत की आज की युवा पीढ़ी अपना परिवार बढ़ाने में घबरा रही है। यह अलग बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारत का रहने वाला है। लेकिन यूएन की नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों के बाद भारत की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह है भारत के बहुत से युवा बच्चों की जिम्मेदारी संभालने में खुद को सक्षम ही नहीं मान रहे हैं। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रजनन दर घटती जा रही है। प्रजनन दर का मतलब प्रति महिला जन्म लेने वाले जीवित बच्चों से है। अगर कोई देश चाहता है कि उसकी आबादी जितनी है उससे कम ना हो तो प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चों का जन्म लेना जरूरी है।
लेकिन भारत में यह आंकड़ा 2 से भी नीचे पहुंच चुका है और भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 बच्चे रह गई है, जिसकी वजह से एक समय के बाद देश की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। प्रजनन दर घटने का असर तत्काल तो नजर नहीं आ रहा है। प्रजनन दर घटने के बाद भी आने वाले कुछ दशकों तक देश की आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन वृद्धि दर में गिरावट जारी रही और अगर प्रजनन दर ऐसे ही बनी रही तो वर्ष 1960 आते आते जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2060 आते आते माफ कीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाएगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। इसे आप चीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक समय चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहां की प्रजनन दर घटती गई और हाल में अब यह हालत है कि चीन को 2015 में यह पॉलिसी अब वापस लेनी पड़ी है। लेकिन इस नीति का दूरगामी असर चीन की जनसंख्या पर जारी रहा और चीन की जनसंख्या वृद्धि दर घटती गई। 2020 के आसपास चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो गई और वर्ष 2022 में चीन की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई और आगे इसमें गिरावट जारी रहेगी। अब देखिए इससे होगा क्या। इसका असर यह हो रहा है कि अब वहां युवा आबादी घट रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। अगर भारत की प्रजनन दर इस तरह कम रही तो कुछ ऐसी ही स्थिति भारत की होगी जब मौजूदा समय के सबसे युवा देश में भविष्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी। अभी भारत की 80% आबादी 50 साल से कम उम्र की है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक युवा देश के तौर पर जाना चाहता है, लेकिन प्रजनन दर घटने से भविष्य में यह अनुपात बदलेगा। बुजुर्गों की आबादी तो बढ़ने लगेगी। आज का युवा भारत एक समय बूढ़ा होने लगेगा। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल आबादी 1.46 अरब पहुंच जाएगी, लेकिन भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गया है। यह प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। लेकिन सवाल यह है कि आज के युवा उतने बच्चे भी पैदा करना क्यों नहीं चाहते जो देश की वर्तमान आबादी को रिप्लेस कर सके, यानी जनसंख्या घटने के बजाय स्थिर बनी रहे। तो इसे समझना भी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की नई रिपोर्ट बता रही है जो भारतीय पहले बढ़ती जनसंख्या से डरते थे, अब वो जनसंख्या बढ़ाने से डर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोग अब 2 बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के 41% महिलाएं, 33% पुरुष 2 बच्चों का परिवार चाहते हैं। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रजनन दर प्रति महिला 2 बच्चे से भी नीचे आ गई है? इस रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में कम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि वो आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए। भारत में 38% लोगों ने कहा कि पैसे की तंगी की वजह से वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। 22% लोगों ने घर की कमी, मतलब घर मकान जिसमें वो रह सके, घर की कमी को इसकी वजह बताया। 21% लोगों ने नौकरी की अनिश्चितता को परिवार न बढ़ाने की वजह बताया, जबकि 18% लोगों ने कहा कि उनका पार्टनर परिवार बढ़ाने के लिए राजी नहीं है। अब ये नए दौर है और इस नए दौर में लोग परिवार बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो महिला और पुरुष के आधार पर इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहली वजह कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से बचना चाहते हैं। दूसरा, कुछ पुरुष या महिलाओं को लगता है कि उनका ऐशो आराम, घूमना फिरना, उनकी आज़ादी में खलल पड़ेगा। ये नए ज़माने की सोच है जिसमें लोग ये मानते हैं कि बच्चे उनके लिए बोझ हो सकते हैं। एक बड़ी वजह करियर से जुड़ी है। कई महिलाएं नौकरी में रुकावट की वजह से बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे की वजह से नौकरी में एक गैप होगा। इससे हो सकता है कि उनकी जॉब में वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाए। कई महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन बढ़ सकता है, इसलिए वो परिवार बढ़ाने से कतराती हैं। एक बड़ी वजह जो है वो सिंगल फैमिली होना भी है। जॉइंट फैमिली में बच्चों को पालना आसान माना गया, जिससे माता पिता अगर काम पर जाएं भी तो परिवार के अन्य लोग बच्चों को देख लेते थे, बच्चों की देखरेख के लिए मौजूद रहते थे। लेकिन अब एकल परिवारों में, न्यूक्लियर फैमिलीज में ये सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। ये भी कम बच्चे पैदा करने की एक वजह है, जिससे भारत की प्रजनन दर घट रही है। हालांकि बच्चे पैदा करना कोई आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सभी का हक है कि वो अपनी मर्जी से फैसला लें, जो भी उनका फैसला। इस पर कोई और जजमेंट पास करने वाला नहीं हो सकता है। हालांकि कई मामलों में
महिलाओं को ये हक गिरवी रखना पड़ता है। फिल्म या एंटरटेनमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री में कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कराए जाते हैं जिसमें अभिनेत्री हो, मॉडल हो, उनके सामने स्पष्ट किया जाता है कि वो इस समय में अपना परिवार तो नहीं बढ़ा सकती हैं। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि जॉब इंटरव्यूज में वो धड़ल्ले से लोग जो भारत का संविधान आज़ादी देता है, महिलाओं को अधिकार देता है, उसके खिलाफ जाते हुए ये पूछते हैं कि आप परिवार तो नहीं प्लान कर रही हैं। और अब ऐसी खबर जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी है। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आज निरोगी बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी जेब उस स्तर का स्वास्थ्य खरीदने में सक्षम हो जिस भाव वो बाजार में बिक रहा है। आज स्वास्थ्य तन या मन का नहीं बल्कि धन का विषय है, और अच्छा स्वास्थ्य बहुत महंगा है, क्योंकि बीमारी से बचना और जीवन रक्षक दवाइयां खरीदना हर किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन सरकार ने लोगों की इस समस्या के लिए एक संजीवनी जरूर उपलब्ध करा दी है, वो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। जेनेरिक दवाओं के मामले में लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बने हैं। बाजार में दवाएं इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदने में परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है, लेकिन अब ज्यादातर भारतीय महंगी दवाइयां नकार रहे हैं और जेनेरिक दवाइयों को खरीदना पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में एक विकल्प मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं से काफ़ी कम होती है, और ये फर्क 50 से 80% तक का होता है। जेनेरिक दवाइयाँ खरीदने से आपका पैसा तो बचता ही है, बल्कि ये दवाएं काफ़ी कारगर भी होती हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पैरासीटामोल की 650 mg की 10 टैबलेट की बाजार में औसत कीमत लगभग 33 रुपए है, जबकि जन औषधि केंद्र में 15 रुपए में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पैंटोप्राजोल जो कि एसिडिटी में ली जाती है, बाजार में 90 रुपए की मिलती है, जबकि जन औषधि केंद्र में सिर्फ 12 रुपए। कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए ली जाने वाली एटोरवैस्टेटिन दवा ये बाजार में 147 रुपए की है, जबकि जन औषधि केंद्र में अगर आप ये लेने जाएंगे तो ये आपको 12 रुपए में मिल जाएगी। कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट में काम आने वाली इमैटिनिब जो है वो दवा 1000 रुपए से ज्यादा की मिलती है, और यही दवा जन औषधि केंद्र में आपको लगभग 1/4 कीमत 225 रुपए में। कैंसर के इलाज की एक और दवा है जेफिटिनिब, जो ब्रांडेड कंपनियां 2600 रुपए तक की बेचती हैं, जबकि जन औषधि केंद्र में ये दवा आपको 440 रुपए की मिल जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम 2008 में लॉन्च हुई थी। योजना शुरू होने के 6 साल बाद तक 2014-15 में देश भर में केवल 80 स्टोर्स थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो गई। जन औषधि केंद्रों से दवाओं की बिक्री में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2014-15 में जहां दवाओं की सेल 7.5 करोड़ रुपए की थी, अब बढ़कर 2024-25 में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। कोई भी जेनेरिक दवा उसके केमिकल नाम से बेची जाती है, यानी इन दवाओं का कोई ब्रांडेड नेम नहीं होता है। इन दवाओं में भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही क्वालिटी, डोज, प्रभाव सब कुछ होता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जेनेरिक दवाएं संजीवनी का काम कर रही हैं, जबकि इन दवाइयों को ब्रांडेड कंपनियां अपने नाम या किसी खास नाम से बेचती हैं। वही दवाइयों को अलग अलग 2-3 नामों से बेचती हैं और खूब पैसा कमाती हैं।